हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें इसकी थ्योरी को क्लियर करना होगा कि पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमें क्लियर करना होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें क्या क्लियर करना होगा? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? अपनी बुक पर फोकस रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट which report the profitability and the financial position of the business at the end of accounting period। एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद हमारे बिजनेस की में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। समझ में आ गई बात? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज को रेफर करता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होगा? 1 ईयर्स का, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अंडरलाइन कर लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो गई? सही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है? अंश एक अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा? एक अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर। उसके बाद हमारे बिजनेस में की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 बेसिक स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। 2 बेसिक स्टेटमेंट आते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट आएंगे? 2 बेसिक स्टेटमेंट आएंगे। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहला स्टेटमेंट होगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। ओके, तो 2 तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट बनाए जाएंगे? 2। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जाएगा। यदि मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्लियर है? ठीक। विच शो रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो बताता है कि बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में। क्या रहा है बिजनेस का? यस। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? ट्रेडिंग और P&L बनाएंगे जो बताएगा कि एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल में बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा है, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। तो एक बात पूछ सकता हूं, इनकम स्टेटमेंट किस चीज को देखने के लिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। दूसरा स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस शीट। विच शो, जो बताता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। जो क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। एक स्पेसिफिक, एक निश्चित टाइम में, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 साल में ये बताता है कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है। समझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल में आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिट रहा और आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही। 2 स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में कौन से 2 अकाउंट बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। ठीक है। जो ये बताता है कि आपके बिजनेस में क्या रिजल्ट रहा है। रिजल्ट का मतलब क्या प्रॉफिट रहा और लॉस रहा। ओके। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि एक निश्चित टाइम में आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके। ट्रेडिंग और P&L तो प्रॉफिट और लॉस बताता है और बैलेंस शीट क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ गई बात?
मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है? दो चीज बताई जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, चलिए यहां पर यदि आप देखें तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, समझ गए? अब टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या उसकी ट्रू इंफॉर्मेशन देता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको बिजनेस के सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। अनम क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आपके बिजनेस की सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक। सेकंड, टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपको सही इंफॉर्मेशन देता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके पास कितनी असेट्स हैं और कितनी आपको लायबिलिटीज पे करनी है। समझ में आ गई बात? तो दो ऑब्जेक्टिव बताए। पहला ऑब्जेक्टिव सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपको आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन देगा, यानी असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो था ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना जी, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अब तक तो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसकी सारी थ्योरी पहले कवर करूंगा, फिर न्यूमेरिकल शुरुआत करूंगा। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो जानकारी दे रहा था, मुझे सुनिएगा, प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की। अब इन्होंने बताया कि इन सुनिए प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को किन किन को जरूरत पड़ती है, कौन उसके यूजर्स हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, दो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उन्हें कौन यूज करेगा? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट। ये सब यूज करते हैं। ये सब क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इसे यूज करते हैं। ये सभी पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। पहला पॉइंट मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट, यानी जो ओनर्स होते हैं। ठीक है, पढ़िएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है। किस चीज में? असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ है इस चीज का अनुमान लगाने में मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम किसकी मदद करेगा? मैनेजमेंट की, कि हमारे बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की हेल्प करता है ये जानने में कि डिफरेंट एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट हुआ है। और एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट हुआ है और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को जानने में मदद करता है मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को जानने में हेल्प करता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या डिफरेंट डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है। ऑन देयर बेसिस, इस बेसिस पर मैनेजमेंट कैन रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ये जान सकती है कि बिजनेस की क्या प्रोग्रेस हो रही है, एंड टेक डिसीजन
और वो डिसीजन ले सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अंडरलाइन कर लीजिए, नॉन, जिन एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हो रहा उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश, ताकि वहां से भी क्या होना शुरू हो, प्रॉफिट होना शुरू हो। ये पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैनेजमेंट की क्या हेल्प हुई, मैनेजमेंट की हेल्प हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द्वारा मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दी गई कि कितनी डिफरेंट एक्टिविटी और डिपार्टमेंट से क्या प्रॉफिट मिल रहा है। इतनी बात समझ, जिससे मैनेजमेंट क्या करता है, जिससे मैनेजमेंट जानता है कि बिजनेस की क्या प्रोग्रेस, और जहां से नॉन प्रॉफिट हो रहा है, जहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहां उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ताकि उनसे क्या किया जा सके, प्रॉफिट अर्न किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट सेकंड है जी, पहला तो पॉइंट हमारा था मैनेजमेंट, है ना जी, पहला पॉइंट क्या था हमारा, मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टर। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में, बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स वो होंगे जो बिजनेस में पैसा, पढ़िए, इन्वेस्टर दे कैन असेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये इन्वेस्टर्स होंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये जान सकते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इन्वेस्टर्स क्या जान सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। समझ गए, क्या जान सकते हैं, शॉर्ट टर्म, और साथ में कंपनी की क्या अर्निंग कैपेसिटी है, कंपनी कितना अर्न कर सकती है। समझ गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से इन्वेस्टर्स दो चीजों का पता करते हैं कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और बिजनेस की क्या अर्निंग कैपेसिटी है, बिजनेस कितना अर्न कर सकती है। दे कैन आल्सो स्टडी, इसके अलावा वो सेल्स का अनुमान लगा सकते हैं कि सेल्स किस तरह से हो रही है कंपनी की, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, शॉर्ट कमिंग, कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, शॉर्ट कमिंग का मतलब प्रॉब्लम्स, कंपनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रोस्पेक्ट, और कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने के क्या चांस हैं। इन सभी चीजों का अनुमान लगा देती है। समझ, कौन लगाएगा ये अनुमान, इन्वेस्टर्स। किसकी हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से, कि कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कंपनी की क्या सेल होगी, कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, कंपनी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के चांस क्या रहेंगे। इन शॉर्ट कमिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, शॉर्ट कमिंग प्रॉब्लम्स, और जो भी दिक्कत हो अंडरलाइन कर लो, वीडियो के बाद मेरे से पूछिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, वीडियो के बीच में कोई मत बोलिए, है ना। शॉर्ट कमिंग मींस प्रॉब्लम। ठीक है, इन सभी बातों का पता लगा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो अंडरलाइन करते चलिएगा। थर्ड, क्लियर है भाई। थर्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, थर्ड है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। थर्ड क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। पढ़िएगा पहले शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से दे असेस, वो अनुमान लगा लेते हैं जी, क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हमें पैसे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट का मतलब 1 साल से कम के लिए, शॉर्ट टाइम का मतलब 1 साल से कम के लिए। तो इस बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर क्रेडिटर्स अनुमान लगा सकते हैं वेदर द एंटरप्राइजेस विल एबल टू पे देयर डेब्ट्स, कि एंटरप्राइजेस डेब्ट्स को पे करने में एबल है या नहीं। व्हेन दे फेल ड्यू, सॉरी व्हेन दे फॉल ड्यू, जब उनका पैसे देने का टाइम आएगा, किसका, क्रेडिटर्स का, तो कंपनी उनका पैसा देने में एबल है या नहीं। समझ गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से क्रेडिटर्स इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि जब उनका पैसा देने का टाइम आएगा, कंपनी उस पैसे को दे देगी या नहीं। ठीक है जी। एंड मे डिसाइड, और उस बेस पर वो डिसाइड कर सकते हैं एक्सटेंड, कि वो उधार और भी दे दे क्या, उस बेस पर अनुमान लगा सकते। एक्सटेंड का मतलब वो और उधार दे सकते हैं क्या बिजनेस को। ठीक है। मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट, उतना बनाकर रख सकते हैं क्या जितना उधार दे रहे हैं दे सकते हैं क्या, और रिस्ट्रिक्ट, या वो कंपनी को उधार देना बंद कर दे, रेस्ट्रिक्शन लगा दे।
इस बेस का अनुमान लगा सकते हैं। यस हर्षित, क्रेडिटर्स का मतलब समझते हो, जिसे हमें पैसा देना नहीं, जिसे बिजनेस को पैसा देना, तो ये वो क्रेडिटर्स होंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब जिन्हें जो एक साल का, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स इस बात का अनुमान लगा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से कि जब हमारा पैसा लेने का टाइम आएगा तो बिजनेस उस पैसे को आसानी से दे देगा क्या, ठीक है। और जितना हम दे रहे उधार उतना हम उससे ज्यादा दे सकते हैं क्या, या हम रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि हम उन्हें उधार ना दें। समझ में आ रही बात आपके? इन चीजों का वो डिसीजन ले लेते हैं किसकी हेल्प से? क्लियर है पॉइंट्स भाई? कोई ऐसा तो नहीं थ्योरी समझ में नहीं आ रही? ठीक, नेक्स्ट है जी, ये तो थे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अब मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब मैं किसकी बात करूंगा? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। यस, ये तो थे एक साल तक के लिए, ये है एक साल से ज्यादा के लिए। ओके, पढ़िएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से दे में डिटरमाइन, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं किसके बेस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं वेदर द एंटरप्राइजेज विल बी एबल, कि मतलब कि एंटरप्राइजेज एबल है क्या उस पैसे पर इंटरेस्ट लगातार देने के लिए। कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार देने के लिए, यानी जो क्रेडिटर्स ने किसको पैसा दे रखा? बिजनेस को। जो क्रेडिटर्स ने बिजनेस को पैसा दे रखा, बिजनेस उस पर लगातार इंटरेस्ट पे करने में एबल है या नहीं, यानी उस पैसे पर आसानी से इंटरेस्ट दे देगा क्या, इस बात का अनुमान लगा लिया जाता है। किसकी हेल्प से? कौन लगा लेता है अनुमान? क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, कि जो उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है वे उस पर बिजनेस पर आसानी से क्या पे कर देगा? इंटरेस्ट पे कर देगा क्या है। पहला पॉइंट तो बताया गया ये। सेकंड, कंपनी एबल है क्या, जो उन्होंने डेप्ट ले रखा है, जो उन्होंने उधार ले रखा है, उस पैसे को वापस करने में कंपनी एबल है क्या? समझ गए? किन्होंने दे रखा होगा वो पैसा? किसको दे रखा होगा? तो वो उस पैसे को पे करने में सक्षम है क्या? पहले पॉइंट में तो क्या बताया था कि उस पर इंटरेस्ट पे कर देंगे क्या। सेकंड, जो पैसा उधार लिया वो पैसा सही टाइम पर वापस कर देंगे क्या। थर्ड, ठीक है, बस दो ही पॉइंट है। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर वो डिसाइड कर सकते हैं, वही बात कि उधार ज्यादा दे सकते हैं क्या, या उधार रेस्ट्रिक्ट कर दें और उधार ना दें। बस ये है भाई, समझ में आ गई बात? चारों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूजर्स कौन होगा? एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन। ओके, यस, हंसो मत भाई, आराम से कंसंट्रेशन बना करो। ट्रेड यूनियंस, यस, इस बेसिस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन ये जज कर सकते हैं कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा उस प्रॉफिट में से उन्हें कितना बोनस मिल सकता है और कितनी उनकी वेजेस इंक्रीज हो सकती है। इस बात का कौन अनुमान लगा लेता है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज होते हैं जो बिजनेस में वर्क करते हैं, और जो उनकी यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन होती है, ये इस बात का अनुमान लगा लेते हैं किसके बेस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर, कि उन्हें उससे उनको कितना बोनस, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेस पर उन्हें कितना बोनस मिल सकता है और कितनी उनकी वेजेस इंक्रीज हो सकती है क्या। समझ गए भाई? अगले पॉइंट पर चलूं तो ये क्या अंदाजा लगा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के हिसाब से इन्हें कितना बोनस मिल जाएगा और उनकी कितनी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है भाई गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये अंदाजा लगा सकती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये अंदाजा लगा सकती है कि वो क्या जो टैक्स ले रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये लगा सकती है कि वो कितना कंसेशन दे सकती है, टैक्स में छूट कितनी दे सकती है, और प्रॉफिट अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उस कंसेशन को कितना कम कर सकती है और छूट को कितना कम कर सकती है। समझ में आ गई? जो टैक्स में बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इनकम को देखकर ये अंदाजा लगा सकती है कि उन टैक्स कंसेशन को, छूट जो दी जा रही है उसको बढ़ाएं या घटाएं। समझ में आ गई? क्लियर है भाई बात आपके? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जी टैक्सेशन अथॉरिटी।
ठीक है, जो प्रॉब्लम हो निशान लगाते रहे, बाद में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी मेरा पॉइंट टैक्सेशन अथॉरिटी। अभी यहां पर किसी ने गवर्नमेंट के टैक्स कहा था, चलिए टैक्स तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट उसमें कंसेशन दे रहा है, छूट दे रहा है, कम करेगा या ज्यादा करेगा, इस बात का अंदाजा लगा सकता है। टैक्सेशन अथॉरिटी कैसा समझ में आ रहा है भाई? सही समझ में आ रहा? टैक्सेशन अथॉरिटी, इस टैक्सेशन अथॉरिटी में बताया दे यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करेंगे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का अनुमान लगाने में। तो टैक्स अथॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस लिए यूज करेंगी? ताकि उन्हें पता चल सके, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को अनुमान लगाने में उनको हेल्प करती है। क्या चीज हेल्प करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेगी, किसकी? टैक्सेशन अथॉरिटी की। किस चीज का अनुमान लगाने में? सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। ओके, और भाई लास्ट वाले पॉइंट में बताया कि और कौन कौन सी पार्टियों में, ट्रेड एसोसिएशन हुए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हुए और रिसर्चर हुए, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। समझ गए भाई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम स्टेटमेंट। अभी मैंने पहले पेज पे 2 स्टेटमेंट बताए थे, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम स्टेटमेंट। किसकी बात करूंगा जी? इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जिस स्टेटमेंट की बात करूंगा वो है जी इनकम स्टेटमेंट। शुरुआत करें? ठीक। इनकम स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या है भाई आपका? इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज आ गई, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक P&L अकाउंट। ठीक, बुक पर फोकस करें। ट्रेडिंग अकाउंट बताता है कि आपको आपके बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा और कितना ग्रोस लॉस होगा। कितनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा और कितना ग्रोस लॉस होगा, जबकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको बताता है कि आपके बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट होगा और कितना नेट लॉस होगा। ठीक है भाई? तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या बताएगा? कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ और कितना ग्रोस लॉस हुआ, और P&L बताएगा कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर फोकस करते हैं। सबसे पहले कौन से अकाउंट पर फोकस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो चलिए इनकम स्टेटमेंट में 2 तरह के अकाउंट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट पर फोकस करूंगा। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताएगा? ग्रोस प्रॉफिट और, पढ़िएगा, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है और कितना ग्रोस लॉस हुआ है। अराइजिंग और इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। आपने बिजनेस में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की, अंडरलाइन कर लो, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर लो सभी। जो आपने बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी करी? ट्रेडिंग एक्टिविटी करी, उसके कारण से बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ और कितना, उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। समझ गए क्या? क्यों बनाया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट? कि जो बिजनेस में आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी की उसके कारण आपको ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस, उसको जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मेन बात है, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ये जानने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सामान बनाना। या तो आप खुद से सामान बनाएंगे, नहीं बनाते तो क्या करेंगे? रेडीमेड सामान खरीदेंगे और उसे बेच देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट बताया जा सके कि मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कब करेंगे? जब आप खुद से सामान, अगर खुद से सामान नहीं बनाते तो मार्केट से रेडीमेड सामान खरीदकर अपनी शॉप पर उससे क्या करिए? बेचिए। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग और सेलिंग करने का क्या रिजल्ट रहा है, यानी इन्हें करने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। समझ गए क्या? पहले मुझे बताओ क्लियर हुआ क्या? ठीक, दोबारा से फोकस करें। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं
आपने बिजनेस में जो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म की, उनसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। यानी आपने जो मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी की, इससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इफ द अमाउंट ऑफ सेल, यदि सेल की अमाउंट एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किसकी अमाउंट ज्यादा बता रहे, परचेज से, अंडरलाइन कर लो सेल और परचेज। यदि सेल की अमाउंट परचेज से ज्यादा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, सेल्स की, किससे, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इफ द ठीक है। और दूसरी तरफ यदि परचेस ज्यादा है सेल से तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। यदि, ये तो आपको जाहिर सी बात है, यदि बेचने का प्राइस ज्यादा है खरीदने से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि खरीदने का प्राइस ज्यादा है बेचने से तो लॉस होगा। समझ गए क्या, क्लियर है क्या भाई बात? ठीक, बस यही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक, यही हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेकर चलेंगे वो होगा इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट इंपोर्टेंस है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अभी मैंने बताया ना, यस हर्षित, प्रॉफिट कब होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगी, ठीक है, तो ग्रोथ। और लॉस कब होगा, जब परचेज ज्यादा होगा। तो समझ पढ़िए, ट्रेडिंग अकाउंट की फर्स्ट इंपोर्टेंस ये है, इट इन्फॉर्म ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। यहीं तक निशान लगा लो, आगे का मैं आपको समझा सकूं अगर आप समझना चाहे तो। ये आपको एक टाइम पीरियड में ये बताता है कि बाइंग, खरीदने और बेचने से, गुड्स को खरीदने और बेचने से आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, उसे बताता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड में गुड्स को खरीदने और बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक, समझ गए? आगे चलो इसमें ही पढ़ो। द परसेंटेज ऑफ करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ रहे हो? जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज होगी वो आप किससे कैलकुलेट करोगे, सेल से। किससे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करोगे। यस, पहली बात तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको क्या पता चला कि बाय और सेल करने से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट क्या परसेंटेज निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट की क्या निकाल लोगे, किसकी हेल्प से, सेल्स की हेल्प से। ठीक है, बहुत सिंपल लाइन कह रहा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या निकाल लोगे, किससे, सेल से। निकालकर जो परसेंटेज आएगी पिछले साल से कंपेयर कर लो कि ज्यादा है या कम है, बस ये बताया गया। उसको कंपेयर कर लो कि वो कम है या ज्यादा। कम होगी तो लॉस और ज्यादा हो रही तो आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा। समझ गए? तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की, कि वो आपको बताता है कि जो बिजनेस में आपने गुड्स बाय किया और सोल्ड किया उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस, और उस ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लोगे किससे, सेल से। और पिछले साल के साथ उसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक, सेकंड, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले बात सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन करने में सीधे यूज होते हैं, जो प्रोडक्शन करने में सीधे यूज होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, पढ़ोगे अभी आप टेबल पर आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं ऑन द परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो खर्चे किए हैं आपने गुड्स को खरीदने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में, उन्हें आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो खर्चे सामान को बनाने में हुए वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो खर्चे सामान गुड्स को बनाने में सीधे यूज हुए वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, उन्हें आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। परसेंटेज ऑफ सच एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकालोगे किसके साथ, सेल्स के साथ, और उन्हें कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के साथ। उन्हें किसके साथ कंपेयर करोगे, उन्हें प्रीवियस ईयर के साथ आप कंपेयर करोगे। समझ गए? तो जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेज करने में सीधे खर्चे हुए उन्हें कहां रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। उनकी परसेंटेज किससे कैलकुलेट करोगे,
सेल से, किससे कैलकुलेट कर निकाल कर पिछले साल के साथ उन्हें कंपेयर करोगे। इतनी बात क्लियर हुई? बस इसमें हम यहीं तक स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।